आज का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि पुनर्योजी जीन तकनीक पर आधारित है। टेक्निक के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, पुनर्योजी डीएनए जीन जो तकनीक क्या होती है। यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं हाइब्रिड प्लाज्मिड, जिसके अंदर जिसको हाइब्रिड प्लाज्मिड को यहाँ पर संकरित प्लाज्मिड कहा जाता है। हमें पता है जो प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर फिर सेकेंड स्टेप के अंदर देखें तो इसका मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण किस तरह होता है। सबसे पहले हम यहाँ देखें जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको जो भी किसी भी सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, किसी भी आवरण के द्वारा कवर नहीं होता है। यहाँ पर वो ये फ्रीली पाया जाता है और ये अटैच रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो यहाँ पर एक प्लाज्मिड पाया जाता है, सर्कुलर प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर ही। जो प्लाज्मिड की ये विशेषता होती है कि ये खुद का सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है प्लाज्मिड का। तो यहाँ पर हम देखें तो प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है और इसके अंदर हम किसी भी बाह्य जो फॉरेन डीएनए होता है, बाह्य डीएनए जो होता है, उस बाह्य डीएनए जिसके भी, चाहे आप बैक्टीरिया से या किसी लैम्डा फेज से या बैक्टीरियोफेज से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अंदर पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं उसके डीएनए को हम फॉरेन डीएनए को है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और किसी एक सेगमेंट को, यानी कि किसी एक टुकड़े को हम यहाँ पर उसका यूज़ करते हैं, जिसे हम यहाँ पर फॉरेन डीएनए सेगमेंट कहा जाता है, यानी कि बाह्य डीएनए कहा जाता है। अब इस बाह्य डीएनए को जब हम बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा हमें यहाँ पर प्लाज्मिड के अंदर, जब प्लाज्मिड का भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम्स के द्वारा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइड को यहाँ पर फाइंड करने के बाद उसको कट कर दिया जाता है। और कट करने के बाद इस एंजाइम्स की सहायता से इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर इस फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स को इसके अंदर, ये जैसे हम फॉरेन डीएनए सेगमेंट को यहाँ पर कहते हैं पैसेंजर डीएनए का वेक्टर डीएनए के अंदर एंट्री, यानी कि जो बाह्य डीएनए होता है उसको वेक्टर डीएनए में हम प्रवेश कैसे कराएं। तो यहाँ पर हम इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू प्लाज्मिड वेक्टर। तो इसको जो फॉरेन डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं। तो प्लाज्मिड के अंदर एंटर कराने से पहले हम प्लाज्मिड डीएनए जो होता है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा उसका पाचन कराते हैं और यहाँ पर 2 साइट प्रेजेंट्स की जाती है और उसके द्वारा यहाँ पर इंसर्ट डीएनए सेगमेंट को, यहाँ पर फॉरेन डीएनए सेगमेंट को यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्लाज्मिड यूज़ एज वेक्टर। प्लाज्मिड का हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें बेस जो है वो सीक्वेंस जो है और इसके अंदर जो स्टिकी एंड इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। स्टिकी एंड्स के अंदर किसी प्रकार का लाइगेज एंजाइम्स की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर स्टिकी एंड्स नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो एंड्स होते हैं वो पॉलीटेल के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जो है वो एंड्स जो है वो पॉलीटेल के फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक्स होते में है ना, तो हमें ये जो है स्टिकी एंड्स प्रेजेंट्स होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उसके अंदर हमें पॉलीटेल का फॉर्मेशन करना पड़ता है, जबकि यूकैरियोटिक्स के अंदर ये स्टिक्स एंड्स पाए जाते हैं। अब हम देखें कि जो किस तरह से हम इसको इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लाज्मिड वेक्टर के बीच में हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराया और इंसर्ट करा के इसको सर्कुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं इन सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए, दोनों सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम्स का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो लाइगेज एंजाइम्स की सहायता से इन सेगमेंट्स को जोड़ दिया जाता है और फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और प्लाज्मिड डीएनए सेगमेंट्स दोनों मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। तो इस बार हम देखें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में फॉरेन डीएनए का सेगमेंट होता है, इसके अलावा प्लाज्मिड डीएनए सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। तो यहाँ पर ये पहला पोर्शन इसका कंप्लीट होता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे देखें तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो हमें पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पर हमें प्लाज्मिड के अंदर जो है फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर
हमें इसके जो पॉली ए टेल रीजन्स होते हैं उसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो फॉरेन डीएनए है उसके भी स्टिकी जो एंड्स होते हैं उनके पर भी पॉली ए टेल्स इसके अंदर प्रेजेंस होती है। और पॉली ए टेल्स प्रेजेंस होने के कारण जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा से क्लीवेज किया जाता है और क्लीवेज करके इस सर्कुलर डीएनए को लिनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम देखें यहाँ पर, देखिए तो जो ये रीज़न है ये 3 एंड्स पर और 3 एंड्स पर। तो ये जो सर्कुलर डीएनए है उसके 3 एंड्स पर यहाँ पर पॉली ए टेल का निर्माण किया जाता है। और ये पॉली ए टेल का निर्माण जो है वो पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर फॉरेन डीएनए में भी इस तरह पॉली ए टेल रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंड्स होते हैं ये आपस में अटैच होने में, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री होते हैं एक्चुअल में। ये देखिए जैसे यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट्स है तो यहाँ पर थाइमिन प्रेजेंट्स है, ठीक है। जहाँ तक थाइमिन प्रेजेंट्स है वहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट्स है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होने के कारण ये अपने आप में बाइंडिंग का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉलीमरेज या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो इनके सिरे को जोड़ने का काम करता है। देखिए ये 5 एंड्स और 5 एंड और 3 एंड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम इन पॉली ए टेल्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ हम देखें तो ये जो लाइगेज एंजाइम्स होते हैं इनके द्वारा इन सेगमेंट्स को फॉरेन और वेक्टर डीएनए को जो सेगमेंट्स होते हैं उनके द्वारा जोड़कर इसको सर्कुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए हम देखें कि यहाँ पे 4 तरह के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें से किसी एक के द्वारा पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो जैसे DATP जिसे कहते हैं डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। देखिए नाम है DATP। इसके द्वारा जो टेल का निर्माण होगा उसके अंदर पॉली ए टेल के अंदर AA प्रेजेंट होगा। इसी तरह जो सेकंड है DGTP अगर प्रेजेंट है तो डाई ऑक्सी ग्वानोसिन ट्राई फास्फेट इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और ये जब पॉली टेल का निर्माण करेंगे तो जो उसके अंदर पॉली GGG अवस्था के अंदर पाए जाएंगे। इसी तरह GCTP डाई ऑक्सी साइटोसिन ट्राई फास्फेट डाई ऑक्सी थाइमिडी ट्राई फास्फेट तीनों इस तरह से चारों इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर ये टेल का निर्माण करते हैं। और अब हम देखें तो ये जो टेल का विस्तार है वो डीएनए के जो 3 एंड्स होता है उसके पर डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर पॉलीटेल का निर्माण होता है। अब हम देखें आगे तो जो फॉरेन या पैसेंजर जो डीएनए होता है उसके अंदर जो टेल होता है वो वेक्टर डीएनए का कैसा होता है, कम्प्लीमेंट्री पूरक होता है, जैसा अभी हमने लास्ट डायग्राम में अंदर देखा। और दोनों जो एंड्स होते हैं उसके अंदर उसको लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो लाइगेजेस क्या या लिंकर्स क्या होते हैं, संयोजकों का जोड़ना, जिसके अंदर हम देखें तो जो लिंकर्स होते हैं उन लिंकर्स के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा जो साइट्स के अंदर दो जो फॉरेन डीएनए जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स के एब्सेंस होने पर T4 लाइगेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर उपस्थिति के अंदर सीक्वेंस के लगभग 8 से 10 सीक्वेंस जो होते हैं उनका संश्लेषण किया जाता है। और ये बेस पेयर को डीएनए के मोटे या ब्लंट एंड से जोड़ देते हैं। लाइगेजेस जो होते हैं ब्लंट एंड को जोड़ने का काम करते हैं जिसके अंदर पॉली ए टेल प्रेजेंस नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो ब्लंट एंड्स होते हैं ये सीक्वेंस जो है वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पर अवेलेबल कराने का काम करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो लिंकर दो लिंकर डीएनए के बीच में डीएनए प्रेजेंस होता है, दो डीएनए से दोनों ही लिंकर अटैच हो जाते हैं और ये यहाँ पर हमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल कराने का काम करता है। थर्ड स्टेप में हम देखें तो थर्ड स्टेप जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का काम। सेकंड स्टेप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जो प्लास्मिड होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराने पर इसके अंदर जो ट्रांसफ़र कराया जाता है तो उसके अंदर लगभग अगर हम 18 बेस पेयर के सेगमेंट को अगर इंसर्ट कराते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के अंदर तो लगभग उसके अंदर 80% जो है एक्सट्रैक्ट उसके अंदर
ऐड हो जाता है। और अगर 6 बेस पेयर के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको अगर हम इंसर्ट कराते हैं किसी भी, तो उसमें अंदर लगभग 10% जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ देखें तो किसी भी वेक्टर को किस तरह से सेल के अंदर एंटर कराया जाता है, तो ये परमेबिलिटी, सेल की जो परमेबिलिटी है वो उसको इम्प्रूव की जाती है। तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो प्लाज्मिड्स होते हैं उसको यहाँ पर परमेबिलिटी के लिए न्यूट्रिशन मीडियम पर इस सेल को रखा जाता है जिसके अंदर वेक्टर को इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पर इस मीडियम के अंदर कैल्शियम क्लोराइड प्लस लाइसोजाइम्स जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा ये जो कॉलोनी होती है वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बैक्टीरिया कॉलोनी होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर जो हम देखें तो ये मेथड जो है वो प्रोकैरियोटिक में यूज़ किया जाता है और यूकैरियोटिक में ये इसके लिए, इस टेक्निक के लिए जिसमें कि जो वेक्टर को इंसर्शन कराने के लिए माइक्रो इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखें कि हम तीसरे स्टेप के अंदर जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो पहचान है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, या इसको कहते हैं स्क्रीनिंग या डिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके अंदर 3 तरह की कॉलोनीज बनती है। जब हम देखते हैं तो मीडियम पर, तो जब वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के साथ डीएनए, फॉरेन डीएनए मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉलोनी का निर्माण करता है। जिस दूसरी कॉलोनी है, एक ही कॉलोनी के अंदर तीनों प्रेजेंट्स होती है, जिसके अंदर वेक्टर डीएनए प्रेजेंट होता है और विदाउट जिसके अंदर फॉरेन डीएनए इसके अंदर एब्सेंट होता है, कॉलोनी नहीं पाई जाती, फॉरेन डीएनए इसके अंदर नहीं पाया जाता, केवल वेक्टर डीएनए की कॉलोनी डेवलप होती है। तीसरी जो कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होती है उसके अंदर केवल फॉरेन डीएनए ही वो कॉलोनीज का निर्माण करता है, लेकिन ये जो कॉलोनी होती है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर अगर हम कॉलोनी की आइडेंटिफिकेशन कहते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर हम दोनों तरह के सेगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं और इनकी जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या होमोलोगस जो और हेटेरोलोगस प्रोब जो होते हैं डीएनए और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा यूज़ करके इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्रिपेयर किया जाता है जिसमें 2 अलग अलग सेगमेंट्स को ऐड करके एक नए डीएनए सेगमेंट्स का निर्माण किया जाता है। उसके निर्माण के लिए कुछ जीन्स का यूज़ किया जाता है जो सेगमेंट्स इंसर्टेशंस के अंदर। जैसे सबसे पहला अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है मार्कर जीन का यूज़ किया जाता है। तो मार्कर जीन्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जो सिलेक्शन के लिए इनका यूज़ जो है वो कॉलोनी की सिलेक्शन के लिए किया जाता है और सिलेक्शन के लिए जो ट्रांस जीन्स होते हैं, ट्रांस जीन्स को ऐसे जीन्स के साथ ऐड कर दिया जाता है जिसके कारण ये रिकॉम्बिनेंट सेल जो होती है, पुनर्योजी जो कोशिकाएं होती हैं उनको पहचाना जा सके। और इस जीन को हम इन जीन्स को जो ऐड किए जाते हैं उन जीन्स को ही हम यहाँ पर मार्कर जीन कहते हैं। तो हम जिन जीन्स का यूज़ जो है मार्कर जीन्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पर देखें जैसे हाइग्रोमाइसिन फास्फो ट्रांसफरेज, इसका उपयोग जो है हाइग्रोमाइसिन जिसे HPT कहते हैं के लिए किया जाता है और इसका जो है वो सबस्ट्रेट पे ये उसका संश्लेषण किया जाता है। और इसी तरह नियोमाइसिन फॉस्फो ट्रांसफरेज का उपयोग किया जाता है जिसे NPT सेकंड के द्वारा भी दर्शाया जाता है। और ये नियोमाइसिन एक प्रकार का कैनामाइसिन G418 के रूप में जाना जाता है। और इसी तरह जो अगला मार्कर जो यूज़ किया जाता है जिसे जेंटामाइसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉस्फो ट्रांसफरेज और ब्रोमोसिल नाइट्रिलेज, इसका उपयोग भी यहाँ पर एज ए मार्कर ही किया जाता है इन जीन्स का उपयोग। और फॉस्फोइनोल 3 एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स का यूज़ एज ए बार, इसी तरह जिसे PPT फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। और इनोल पायरुविक सिक्कीमेट फॉस्फेट का उपयोग एक प्रकार के राउंड अप फॉर्म में किया जाता है।
तो इस प्रकार हम देखें कि इन जीन्स का जो है एज ए मार्कर जीन्स के रूप में यूज़ किया जाता है। और जिस तरह से हम यहाँ पर जो सिलेक्शन जो रिकमेंड सेल्स का निर्माण किया जाता है उसके अंदर इन जीन्स को ऐड किया जाता है, जिससे कि हम रिकमेंडेड कॉलोनी को आइडेंटिफाई कर सकें। सेकंड जो जीन्स को यूज़ किया जाता है वो है रिपोर्टर जीन्स, जिसे हम स्क्रोरेबल जीन्स भी कहते हैं। और रिपोर्टर जीन्स जो होती हैं वो सेल के आइडेंटिफिकेशन का काम करती हैं। और जिस तरह देखें यहाँ पर कौन सी रिपोर्टर जीन्स होती हैं, जैसे GUS है, ये जो है वो GUS जीन जो है वो बीटा ग्लूकोयूरोनिडेज के द्वारा इसमें ई कोलाई के द्वारा ये संश्लेषित होती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं वो जब कॉलोनी का निर्माण होता है तो यहाँ पर ब्लू पिगमेंट्स कॉलोनी को प्रोवाइड करवाती है। इसी तरह LAX जीन्स जो होती हैं वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इसे भी ई कोलाई से ही प्राप्त किया जाता है और ये कॉलोनी के प्रोडक्शन का काम करती है। इसी तरह जो LUX ल्यूसीफरेज बैक्टीरिया, इसके अलावा जो जुगनू जो होते हैं उनका उपयोग जो है इसके लिए किया जाता है और इससे ये आइडेंटिफाई किया जाती है। और इसका जो निर्माण है वो जैव प्रतिदीप्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो जीन होती हैं जैसे CAT इस जीन का जो उपयोग है वो क्लोरामफेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफरेज के लिए ई कोलाई के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और ये जो है वो एसिटाइलाइजेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है ऑफ क्लोरामफेनिकोल के लिए। और इसके अलावा जो NOS और OCS जिसे नोपेलिन और ऑक्टेबिन कहा जाता है, ये जो है वो हमें जीन्स जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियम से प्राप्त होती है और ये निपोलिन और ऑक्टोपिन का काम इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो जीन्स होती हैं जिसे हम रिपोर्टर जीन्स कहते हैं, वो जो जीन्स होते हैं जैसे DEH1, इसका भी यूज़ किया जाता है। ये शूडोमोनास फ्यूटिडेसा से प्राप्त की जाती है और ये एक प्रकार का डी हैलोजेंस होते हैं। और ये इसका जो है वो डेल्फिन रेजिस्टेंस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है मार करके रिपोर्टर जीन के फॉर्म में। तो अब आगे हम देखें कि हम आगे का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर प्रतिजैविक प्रतिरोधकता पर आधारित चयन। तो अगर हम रेजिस्टेंस सेलेक्शंस बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो जिस तरह से जो हमने वेक्टर देखा था तो वेक्टर के अंदर विभिन्न तरीके के जो है रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ देखें जैसे वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर P32 का अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस व एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स जो होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। जब किसी भी फॉरेन DNA को इसके अंदर जब इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पर जो है वो रिकॉम्बिनेंट PBR32 में ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर जब कॉलोनी को डेवलप कराते हैं तो कॉलोनी का डेवलपमेंट इसके ऊपर नहीं होता है, जबकि जो एम्फिसिलिन मीडियम पर अगर कॉलोनी को डेवलपमेंट किया जाता है तो कॉलोनी डेवलप हो जाती है। तो जैसा अगर हम डायग्राम में देखें तो इन वेक्टर को, तो ये AMP रेजिस्टेंस है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके अंदर अभी वेक्टर सेल्स है, ये केवल वेक्टर सेल्स है। अब इसके अंदर अगर फॉरेन DNA को इंसर्ट कर दिया जाए टेट्रासाइक्लिन रीजन्स के अंदर तो यहाँ पर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के अंदर टेट्रासाइक्लिन कॉलोनी उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती, केवल एम्फिसिलिन जो रेजिस्टेंस है वही कॉलोनी इसके अंदर डेवलप हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है कि जो टॉप है कहना, अगर कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है तो कौन सी न्यूट्रिएंट मीडियम की उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखें कि पोषक कमियों पर आधारित सिलेक्शन चयन जो है कॉलोनी का सिलेक्शन किस पे होता है, तो सिलेक्शन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल डिफेक्ट। तो हम देखें जो वाइल्ड स्ट्रेंस जो होती हैं वेक्टर्स की वाइल्ड स्ट्रेंस जो होती है या बैक्टीरिया की जो वाइल्ड स्ट्रेंस होती है उसके लिए किसी प्रकार का न्यूट्रिशन जो है वो हमें सिंथेसिस करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो सेल्फ सिंथेसिस होती है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस है। लेकिन अगर जो सेल्स हैं वो अगर म्यूटेंट है, जो उत्परिवर्तित स्टेंट प्रभेद हैं, उनका उपयोग में
हम लाते हैं तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए हमें न्यूट्रिशन मीडियम्स की हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि कॉलोनी किस तरह से डेवलप की जाती है और कॉलोनी का जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस हमें काम में लेते हैं। तो ये चौथे नंबर का प्रोसेस हुआ। पाँचवें नंबर का जो प्रोसेस है उसमें हम देखें कि निवह संकरण पर आधारित चयन, सिलेक्शन बेस्ड ऑन कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रक्रिया के अंदर पहले देखिए, सबसे पहले जो किसी तरह जो है हमने वेक्टर की कॉलोनी को डेवलप किया है और बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप होती है, उस डेवलप कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी या रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी जो होती है उसे प्लेटेड ऑन नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन फिल्टर पेपर पे उसको प्लेटेड किया जाता है। देन उसके बाद जो सेल जो होती है उसका लाइसिस किया जाता है, यहाँ पर लाइज्ड किया जाता है एंड डीनेचर्ड किया जाता है, डीएनए को डीनेचर्ड किया जाता है विथ एल्कलाई के द्वारा, क्षारीय माध्यम के द्वारा उसको कॉलोनी को अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर उसके डीएनए को तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो डीएनए है वो उसको फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और नेक्स्ट का स्टेप हम देखें तो यहाँ पर P32 लेबल्ड प्रॉब जो डीएनए होता है उस डीएनए के द्वारा उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और हाइब्रिडाइजेशन कराने पर उसके बाद हम इस जो कॉलोनी होती है उसको फिल्टर कर पेपर पर वॉश कर लेते हैं और ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद यहाँ पर वापस हम देखते हैं तो P32 लेबल्ड प्रॉब जो होते हैं वो डार्क बैंड के रूप में शो होता है और ये एक प्रकार का होमोलोगस डीएनए प्राप्त हमें हो जाता है और फिल्टर पेपर पर। अब इस डेवलप्ड प्रॉब को देखने के लिए हम यहाँ पर एक्सरे फिल्म का उपयोग करते हैं और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी जो होती है उसका रिकॉग्नाइजेशन है वो बाई ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के द्वारा इस कॉलोनी का आइडेंटिफिकेशन होती है और ये हमें स्पोर्ट्स के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरह हमने देखा कि बैक्टीरियल कॉलोनी में जो वेक्टर होता है उसको किस तरह से ट्रांसफ़र कराया जाता है और ट्रांसफ़र कराने के बाद जो कॉलोनी डेवलप की जाती है उसको कॉलोनी को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट विधि के अंदर हम देखें जो मेथड दिया गया है उसके अंदर संकर अवरुद्ध अनुवाद यानी हाइब्रिड अरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस दिया गया है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें जब इसमें हम देखते हैं कि जब इसमें इंसर्ट डीएनए के जो जीन्स हैं उससे मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करने का काम हम करते हैं और मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस जब करते हैं तो वह अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन से जो प्राप्त जो प्रोटीन होता है उसको प्रोटीन को यहाँ पर हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं उनका। और इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने पर जिस डीएनए में सेगमेंट्स का प्रोटीन बनता है उसका यूज़ और जिसके जो जीन जो हमने इंसर्ट कराई है उसका प्रोटीन हमें प्राप्त नहीं होता है, केवल जो इंसर्ट डीएनए होता है उसका हमें फॉरेन डीएनए जो होता है उसका जीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर पाता है और इसको इस प्रकार से आइसोलेटेड करके प्राप्त किया जा सकता है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो जिस तरह से प्लाज्मिड है तो इसकी जो जीन्स होती हैं उसका प्रोटीन तो कोड कर देता है जीन्स, लेकिन अगर हमने हाइब्रिड का यूज़ किया जो फॉरेन सेगमेंट्स का यूज़ किया जैसे बैक्टीरियोफेज की जो डीएनए सेगमेंट है उसको हमने यूज़ किया इंसर्ट डीएनए के लिए या फॉरेन डीएनए के लिए, फिर उसका हाइब्रिडेशन करा कर डीएनए या मैसेंजर आरएनए को उसके सिंथेसिस किया। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो केवल है वो प्रोटीन का सिंथेसिस केवल प्लाज्मिड पार्ट ही कर पाता है, जो फॉरेन डीएनए सेगमेंट होता है उसके प्रोटीन पार्ट का सिंथेसिस नहीं कर पाता और इस कारण बनी हुई जो कॉलोनी होती है उसको हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन करने का काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखें जो इंसर्ट होता है प्रोटीन पार्ट इंटर प्लाज्मिड पार्ट के डीएनए प्रोटीन का है वो फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर फॉरेन जीन्स की जो प्रोटीन्स होती है उसका प्रोडक्शंस इसके अंदर एब्सेंट होता है और यहाँ पर इसे ही इस तरह से आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। तो जीन्स के द्वारा जो कोर प्रोटीन्स की पहचान कर इसके कार्यों को हम पहचान सकते हैं। इस तरह छठा पार्ट हमारा पूरा होता है। सातवां पार्ट जो है जीन्स की आइडेंटिफिकेशन या जेनेटिकल जो कॉलोनीज़ है उसके आइडेंटिफिकेशन के हमले लिए वांछित जीन की अभिव्यक्ति, यहाँ पर हम देखें तो उसको एक्सप्रेशंस ऑफ डिज़ायर्ड जीन्स, जिस जीन्स की हमें आवश्यकता है। तो हम यहाँ देखें जो वेक्टर में जीन्स की जो क्लोनिंग कर उसे बनाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर।
इस टॉपिक के अंदर हम जो देखते हैं कि जो वेक्टर में है ना, जिन जीन्स का हमें क्लोनिंग करानी होती है, उन जीन्स की क्लोनिंग का हम एज ए प्रोडक्ट के रूप में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ जो ई कोलाई है, उन ई कोलाई में जैसे इंसुलिन्स है, तो इंसुलिन का हमें प्रोडक्शन कराना है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन करने वाले जीन्स को ही हमने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं, और फिर इंसुलिन को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे बीटा एंडोमॉर्फिन प्रोडक्शन के लिए, या सोमेटोट्रोफिन प्रोडक्शन के लिए, या फिर ह्यूमन वायरस वैक्सीनेशंस के लिए, या इंटरफेरॉन प्रोडक्शंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूरोकाइनेज जो है प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एमिनो एसिड लाइसिन प्रोडक्शन के लिए भी इस तरह का जो बैक्टीरिया है उसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम बड़े मात्रा में उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग इसके सिंथेसिस के अंदर कर सके। तो यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए की जो प्रेजेंट्स होती हैं, फॉरेन डीएनए का जो प्रेजेंट वाले जो पार्ट होते हैं डीएनए, वहाँ पर प्लांट और एनिमल्स की जो ट्रांसजेनिक कहते हैं, प्रेजेंस वाले जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको हम यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कहने की जा रहा है कि जिन प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर जो बाह्य डीएनए पाया जाता है उसे हम यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स कहते हैं। तो इसका यूज़, इसके अलावा यहाँ पर जैसे अगर इसका उपयोग हम देखें, इस टेक्निक का यूज़ जैसे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पर निफ प्रकार की जो जीन्स होती हैं उसका फॉरेन डीएनए के सेगमेंट के रूप में या उसका इंसर्शन कराया जाता है, और इंसर्शन कराने के बाद जो प्लांट है वो नाइट्रोजन प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, और उन प्लांट्स के अंदर जो प्लांट है उनका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम वो प्लांट्स सेल्फ कर सकते हैं निफ जीन का ट्रांसफ़र कराकर। नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो टेक्निक जो है जिसका हम यूज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं, तो उसे हम ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड भी कहते हैं। ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड के अंदर दो प्रकार की जीन्स का उपयोग किया जाता है। एक है जिसे लैक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लैक कॉम्प्लेक्स के अंदर लैक 1 और लैक आई और लैक जेड प्रकार की जीन्स का उपयोग किया जाता है। और ये जो लैक जेड जीन्स होती हैं, ये जो लैक जेड जीन्स हैं, ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स के द्वारा, जो कि जो एक लैक्टोज शुगर का डेरिवेटिव है, यानी उसका व्युत्पन्न है, में एक्स गेल है, जिसको कि 5 प्रोमो 5 क्लोरो 3 इंडोल बीटा डाईग्लैक्टो पायरोनोसाइड्स कहा जाता है। ये उसको स्प्लिट कर देता है लैक जेड जीन, जिसको कि बीटा ग्लूकोसाइड एंजाइम्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक्स गेल के द्वारा उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। ये काम करती है और ये ब्लू कलर की जो डाई है उसका फॉर्मेशन करती है, जिससे कि जो मॉडिफाइड सेल्स होती हैं वो जो बनती हैं वो ब्लू कलर की होती है। अब लैक जीन जो है वो एक्सप्रेशन यानी अपनी अभिव्यक्ति है वो लैक आई के रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा ही होती है। अगर ई कोलाई के अंदर इस रिप्रेसर के स्थान पे प्रमोटर से ये जुड़ जाती है, तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की मैसेंजर आरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन या प्रोटीन का कोड जो निर्माण हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर IPTG यानी कि आयो प्रोपाइल बीटा डी थायोग्लैक्टो पायरेनोसाइड को अगर ऐड कर दिया जाए, जो लैक्टोज का जो क्या करती है एक प्रकार का आइसोमर है, को डालने पर लैक आई जीन जो होती है वो रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाती हैं, और रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ने के कारण लैक जेड जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का काम शुरू कर देती है। और शुरू करने के कारण जो है एक्स गेल जो है वो टूट जाता है और ब्लू से ये वाइट कॉलोनी का निर्माण करने लगता है। तो हम यहाँ देखें तो इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका है जैसे प्लाज्मिड PUCB प्लाज्मिड में AMPR रेजिस्टेंस एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर लैक जेड जीन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके अंदर
ORI रीजन्स भी इसके अंदर पाया जाता है। तो LAGZ जीन्स में जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्नाइज साइट जो प्रेजेंट्स होती है वह, और एंजाइम जो है वो बीटा ग्लिकोसाइड्स के लिए जीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। तो PUCS में जब DNA फॉरेन DNA इंसर्ट कर कॉलोनी का जब डेवलपमेंट किया जाता है तो उस कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट के अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो और एक्स गैल जो होना है वो कंपलसरी होता है। तो जब ये दोनों कंपलसरी होंगे तभी एक्स गैल जो है वो लैक्टोज और एक्स गैल जो है वो बराबर मात्रा में होती है और जो बीटा ग्लूकोसाइड्स के इफ़ेक्ट को तोड़ देती है और एक प्रकार का ब्लू प्रकार का पिगमेंट प्रकार का पदार्थ बनाती है। लेकिन जब फॉरेन DNA लैग जीन्स के अंदर इंसर्ट करा देते हैं तो ये जो जीन्स होती हैं LAGZ जीन जो होती है वो एक प्रकार से निष्क्रिय इनएक्टिव हो जाती है और बीटा ग्लिकोसाइड जो होता है वो एक्टिव नहीं हो पाता है और एक्टिव नहीं हो पाने के कारण जो एक्स गेल पर ये कल्चर कराने पर वाइट कॉलोनी का निर्माण करता है और वाइट कॉलोनी का निर्माण होने के कारण हम इस कॉलोनी को आसानी से आइडेंटिफिकेशन करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला जो टेक्निक्स है जिसका उपयोग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है उसे हम मॉलिक्यूलर प्रोब कहते हैं, आणविक प्रोब कहते हैं। जैसे जो DNA या RNA जो सेगमेंट्स होते हैं इनकी सहायता से जो जीन्स के अंदर कम्प्लीमेंट्री DNA या RNA सेगमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। तो DNA प्रोब है उसका उपयोग हम DNA के सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए हम उपयोग करते हैं और जैसे जीनोमिक लाइब्रेरी से प्राप्त जो DNA सेगमेंट्स होते हैं उनका उपयोग करने के लिए या DNA जो प्रोब होते हैं उसको एंटर करा देते हैं प्लाज्मिड में वेक्टर में और फिर इसके द्वारा क्लोनिंग की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन का काम भी किया जाता है और कॉपीज़ तैयार की जाती है और इसके अंदर जो 32 फॉस्फोरस P लेबल्ड का मार्कर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेडियो लेबल्ड 34 फॉस्फेट PO4 का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर लगभग 20 से लेकर 40 बेस पेयर सेगमेंट्स का निर्माण इसके अंदर DNA प्रोब के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। और DNA जो प्रोब बनाया जाता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन के साथ साथ हाइड्रोलाइसिस भी इसका करवाया जाता है। और इसका उपयोग हम देखें तो इसका जो यूज़ है वो जितनी भी कम्युनिकेबल टिब या संक्रामक जो डिजीज़ होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके अलावा जो फूड होता है उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, प्रदूषक पाए जाते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और जीन के सेपरेशन के इसका उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो टेक्निक है उसे हम कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन है जिसको कि ग्रुनस्टीन और होंगसेंस ने इसको डेवलप किया था। यहाँ पर जो हम देखें कि यहाँ पर जो हाइब्रिड सेल होती है, ठीक है, उस हाइब्रिड सेल को हम वेक्टर कहते हैं और उसको हम यहाँ पर जब किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराते हैं और इंसर्ट कराने पर फिर उसको कॉलोनी के रूप में किसी कल्चर मीडिया पर डेवलप कर देते हैं। तो कल्चर मीडिया पर जब हम डेवलप करते हैं तो फिर उसको कॉलोनी को हम यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज जो फिल्टर पेपर होता है मेम्ब्रेन के ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस जो प्लेट होती है उसको मास्टर प्लेट कहा जाता है। जब यहाँ पर ये ट्रांसफ़र कराई जाती है तो इसको इसके जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होती हैं उस रिकॉम्बिनेंट सेल्स का एल्कलाइजेशन कराया जाता है और लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो होते हैं उस पर ये इसको ब्रेकिंग करने का काम, उसको ब्रेक करने का काम, उसके द्वारा DNA को ब्रेक करने का काम इसके अंदर किया जाता है। और फिर इस कॉलोनी के अंदर 32P प्रॉब DNA का एज ए प्रॉब यूज़ करते हैं और यूज़ करने पर फिर जब हम इसको एक्सपोज करते हैं एक्सरे फिल्म के उसके ऊपर इसको एक्सपोज किया जाता है तो यहाँ पर जिस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं वो हाइब्रिडाइज बाय प्रॉब DNA और ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया है, आइडेंटिफिकेशन हो वो रेडियोग्राफी के ऊपर किया जाता है और ये जो कॉलोनी है वो हमें ब्लैक डॉट्स के ऊपर रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो ब्लैक डॉट्स के रूप में आइडेंटिफाई होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है
उसके अंदर आता है डॉट ब्लॉट टेक्निक। डॉट ब्लॉट टेक्निक के अंदर भी हम ये देखते हैं कि जब हम कंप्लीट डीएनए या आरएनए जो फॉर्म जो होता है वो हमें डॉट के रूप में प्राप्त होता है, जिससे हमने देखा था ब्लैक डॉट, तो डॉट के रूप में प्राप्त होता है। इसको जब नाइट्रोसेल्यूलोज या फिल्टर के ऊपर जब हीटेड किया जाता है तो ये डबल स्ट्रैंड से हमें ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में प्राप्त हो जाता है। सिंगल स्ट्रैंड अटैच्ड टू फिल्टर पेपर से अटैच हो जाता है ये सिंगल स्ट्रैंड, और इसके साथ जो है वो एड नॉन डीएनए और आरएनए, किसी भी प्रकार का जो हम डीएनए या आरएनए प्रोब जिसको हम जानते हैं सीक्वेंस को, उसके साथ इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाता है या उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन कराकर जो प्रोब है अटैच विथ कम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशंस या ऑटोबाय रेडियोग्राफी के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे देखें तो हम डॉट टेक्निक के अंदर 4 तरह की तकनीक का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो उसका हम रेडियोग्राफी का यूज़ करते हैं, और ये ऑटो रेडियोग्राफी, और सेकंड जो है वो पीसीआर का यूज़ करते हैं, एम्पलीफाइड ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर जो अगली तकनीक है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, और नेक्स्ट जो है वो ब्लॉटिंग टेक्निक कही जाती है। तो हम यहाँ देखें कि जो इस टेक्निक के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जो सेल या टिश्यूज़ होते हैं उसका सिलेक्शन किया जाता है, और उसको फोटोग्राफिक इमल्शन से कोटेड किया जाता है, और फोटोग्राफिक इमल्शन से कोटेड करने के बाद ये ब्लैक डॉट्स के रूप में मार्क्ड हो जाती है। डार्कनेस हो जाती है, और स्टेन है, इस स्टेन का सिलेक्शन करके माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा जाता है। और रेडियो एक्टिविटी के लिए हम किस किस का उपयोग करते हैं, जिससे कि जो कॉलोनी है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाए। तो यहाँ पर 3H थाइमिडीन का उपयोग किया जाता है, या 3H न्यूरिडीन का उपयोग किया जाता है, और इसके अलावा एमिनो एसिड व 3H मनोज यूज़ फॉर डीएनए आरएनए प्रोब्स पॉलीसेकेराइड्स का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। और अब हम देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम देखेंगे वो तकनीक है जिसके अंदर जो कॉलोनी बनती है, उस कॉलोनी के अंदर जो है सॉल्यूशन बनाया जाता है। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो कॉलोनी बनाने के लिए हमें एक प्रकार का जेल बनाना होता है। तो जेल के अंदर जो है अगर मीडियम होता है, उस अगर्स को हम वाटर के अंदर जब सॉल्यूबल करते हैं, घुला देते हैं, तो वो एक सेमी सॉलिड कंडीशंस के अंदर आ जाता है। और सेमी सॉलिड कंडीशंस के आने के बाद उसके अंदर उस जेल के अंदर कुछ पोर्स से बन जाते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं एज ए सीव चालिनी जैसे होते हैं, जैसे चलनी होती है उस तरह के होते हैं। इस कारण इन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर सीव्स या आणविक चालनी उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार ये आणविक चालनी है वो एक प्रकार के जेल से निर्मित की जाती है, जिसका उपयोग हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर करते हैं। तो ये इसका यूज़ जो है वो यूज़ फॉर सेपरेट, किसका सेपरेट करने यहाँ पे प्रोटीन और डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर सीव्स का उपयोग या आणविक चालनी का उपयोग हम करते हैं। तो अगर हम अब आगे देखें तो जो अपैरेटस होते हैं, जैसे सबसे पहले जैसे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस बॉक्स चाहिए जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर होने चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर 2 गैल शिफ्ट्स होती चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर गैल कॉम्ब होना चाहिए, और पावर सप्लाई का इसके अंदर कनेक्शन होना चाहिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का निर्माण करने के लिए। अब हम देखें कि जो भी डीएनए हमारे पास पाया जाता है उसको हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा उसका डाइजेशन कर देते हैं, और उसे छोटे छोटे सेगमेंट के फॉर्म में उसको प्राप्त कर लेते हैं। और छोटे सेगमेंट्स के रूप में प्राप्त करने के बाद जिनकी जो डेंसिटी होती है वो सुक्रोज और के साथ ये डाई मिथाइल ब्लू के साथ ये विजिबल होते हैं, इनके साथ इनको मिला दिया जाता है। ऐड विथ मार्कर इनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। लोडेड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब इनको ऑलरेडी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इसको लोड किया जाता है, और फिर करंट की सप्लाई की जाती है। जब करंट की सप्लाई की जाती है तो जो पॉजिटिव गैल पोल होता है, जो लोडिंग पोल
पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर यूवी रेज इसके अंदर एंटर कराई जाती है और यूवी रेज के अंदर लेंथ ऑफ डीएनए जो होता है वो ऑरेंज कलर के हमें शो होते हैं। और ये जो है वो डाई होती है जो एक प्रकार की इरिथ्रिडियम ब्रोमोडाइड का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर जो अगली हमारी टेक्निक्स का यूज हम जो करते हैं उसके अंदर आता है 14 नंबर पर ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक है जिसको कि सदर ब्लॉटिंग टेक्निक भी कहा जाता है, जिससे कि 1975 में E.M. सदर के द्वारा ये टेक्निक दी गई थी, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, जिसके अंदर जो डीएनए सेगमेंट होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है और डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये इसके डीएनए बैंड्स हमें प्राप्त किए जाते हैं। और इन्हीं बैंड्स को हम यहाँ पर जेल बफर जो है सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर फ़िल्टर पेपर पर सैचुरेटेड फ़िल्टर पेपर के उसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जिसके अंदर जो फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है वो जो फ़िल्टर पेपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो नाइट्रोसेल्युलोज की बनी होती है, मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर ये जो डीएनए बैंड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं और चिपक जाने के बाद इस प्रोसेस को हम यहाँ पर ब्लोटिंग कहते हैं। इन डीएनए सेगमेंट्स को हम यहाँ पर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर इनको हीटेड करते हैं। हीटेड करने के बाद जो सिंगल स्ट्रैंड जो बैंड्स होते हैं वो फ़िल्टर पेपर पर चिपक जाते हैं। अब चिपके हुए इन बैंड्स के साथ में रेडियो एक्टिव प्रोब्स को है वो एंटर करा दिया जाता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है, इनका संकरण कराया जाता है। और डीएनए प्रोब जो है उसको इसके अंदर एंटर कराने के बाद आइडेंटिफाइड स्पेशल डीएनए सेगमेंट्स जो स्पेशल जिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके लिए इसको एक्स-रेज या ऑटो रेडियोग्राफी के ऊपर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो प्रॉप्स जो डीएनए सेगमेंट्स हैं वो हमें ब्लैक डॉट या रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होते हैं वो हमें ब्लैक डॉट्स की कॉलोनी के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस जो टेक्निक होती है उसे ब्लॉटिंग टेक्निक कहा जाता है। अगली जो डीएनए टेक्निक का यूज़ किया गया है उसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहा जाता है, जिसके अंदर जो आरएनए सेगमेंट्स को है वो गैल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर द्वारा प्राप्त कर डीएमपी पेपर के ऊपर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और यहाँ पर एमिनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल का यूज़ इसके लिए कर जाते हैं। और इसके अंदर जो वाइटमैन ने इसके लगभग 540 फ़िल्टर पेपर से इसको तैयार किया था। तो यहाँ हम देखें जो प्राप्त आरएनए को यहाँ को जो डीएनए प्रोब होता है जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ शामिल किए जाते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है और फिर हाइब्रिडाइजेशन कराने पर ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा जो है वो आरएनए बैंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पर नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेस्ट को देखते हैं कि यहाँ पर ये आरएनए प्रॉप्स के आइडेंटिफिकेशन या आरएनए बैंड के ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है उसको हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, इसका यूज़ जो है वो प्रोटीन की ब्लॉटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ देखें जो प्रोटीन है प्लस SDS सोडियम डोडिसिल सल्फेट के अंदर इसको मिक्स किया जाता है और ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं एक तरीके के और ये इनका मल्टीप्लिकेशन या इनका गुणन किया जाता है और इसके लिए जो है वो पॉलीएक्रोमाइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है और इसके अंदर उसको इन जो प्रोटीन पार्ट्स होते हैं उनको आइसोलेटेड किया जाता है, विलगित किया जाता है। और इसके अलावा इनके बाद इसको पॉलीपेप्टाइड्स इनसे प्राप्त किया जाता है और ट्रांसफ़र किए जाते हैं इनको है जो है नाइट्रोसेल्युलोज की जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है बैंड्स के फॉर्म में, बैंड्स के फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैंड्स के रूप में उनको प्राप्त किया जाता है। अब इसका यूजेस क्या देखें तो स्पेशल एंटीजन प्रॉप्स का यूज़ है फॉर यूज़ एंटीबॉडी प्रॉप्स का निर्माण करना। इसके अलावा इनके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो लैक्टिन प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। अब इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को है फ़िल्टर पेपर पर विथ प्रोटीन बैंड्स के रूप में हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं
और एक्सपोज कर देते हैं, एक्सरेज पर इनको एक्सपोज कर दिया जाता है और फिर इन प्रोटीन्स का आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाता है। तो हम देखें तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वो प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है। नॉर्थन ब्लॉटिंग टेक्निक्स है, उसका उपयोग हम आरएनए के आइडेंटिफिकेशन, बैंड्स के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक्स है, उसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होते हैं, सेल्स जो होती हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में उसको लेते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम लास्ट टेक्निक काम में लेते हैं उसे हम साउथर्न वेस्टर्न प्रोटीन टेक्निक कहते हैं, जिसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए बाइंड सीक्वेंस होती है। और इसके अलावा जिस टेक्निक्स का हम और भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर वो है RFLP, जिसे हम RFLP को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स लेंथ पॉलीमार्फिज्म्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स का टेक्निक का यूज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर किया जाता है। इसके अलावा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का उपयोग हम इन सब तकनीकी के लिए करते हैं। अब इस तकनीक का डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का क्या क्या बेनिफिट्स है, तो हम यहाँ देखें। फॉर फंडामेंटल फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन्स का निर्माण करने के लिए, फॉर वैक्सीनेशंस टीका बनाने के लिए, फॉर वायरस प्रोटीन्स का निर्माण करने के लिए, फॉर कैंसर रिसर्च के लिए हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। और जेनेटिक्स जीन्स और डीएनए चिप का निर्माण करने के लिए, सिंथेटिक जीन्स और डीएनए चिप का निर्माण करने के लिए भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो हमने आज इस चैप्टर के अंदर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को टेक्निक्स को हमने पढ़ा है पूरी तरह से।